अब शुरू करते हैं एक और क्लास ऑफ ड्रग्स से। और जो ड्रग्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो एकोसनोइड्स के ऊपर काम करते हैं, इसलिए मैंने हेडिंग जो है एकोसनोइड्स लिखा हुआ है। तो पहले मैं कुछ आपको एकोसनोइड्स के बारे में बताऊंगा, फिर जो ड्रग्स उनके ऊपर काम करते हैं वो देखेंगे। तो एकोसनोइड्स की जो सिंथेसिस है वो होती है एराकिडोनिक एसिड से। और एराकिडोनिक एसिड के ऊपर दो एंजाइम काम करते हैं। एक एंजाइम है साइक्लोऑक्सीजनेस, जो कि दो टाइप के हैं, 1 और 2। एक और एंजाइम है जिसे हम कहते हैं 5 लाइपो ऑक्सीजनेस, LOX, लाइपो ऑक्सीजनेस। तो दोस्तों, साइक्लो ऑक्सीजनेस 1 और 2, इस पाथवे से दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं यहाँ पे। एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये करते क्या हैं हमारी बॉडी में। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का मेन काम है टू मीडिएट पेन। तो जो हमें दर्द होता है उसके पीछे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का हाथ होता है। दे मेंटेन पायरेक्सिया। पायरेक्सिया का मतलब होता है टेम्परेचर को बढ़ाना। तो जो बुखार होता है, हमें टेम्परेचर बढ़ता है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होता है। और तीसरा इन्फ्लेमेशन। सो ये तीन इफेक्ट प्रोस्टाग्लैंडिन्स करते हैं। एक और प्रोडक्ट है जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोक्सान A2। और थ्रोम्बोक्सान A2 असल में करता क्या है, इसका जो मेन काम है वो है प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो प्लेटलेट्स को एक साथ लेकर आता है जिसे हम कहते हैं एग्रीगेशन कहते हैं। दूसरी तरफ 5 लाइपो ऑक्सीजनेस पाथवे से बनता है ल्यूकोट्राइन C4D4। और ये जो ल्यूकोट्राइंस हैं ये असल में है क्या, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं। तो ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं। तो दोस्तों, एकोसनोइड्स मैंने टॉपिक का नाम क्यों लिखा है, क्योंकि इस पाथवे में जो बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं, थ्रोम्बोक्सान A2 बनता है, ल्यूकोट्राइन बनते हैं, ये हैं क्या, ये एकोसनोइड्स हैं। और इनके ऊपर अलग अलग ड्रग्स काम करते हैं, तो वो हमने देखना है। तो पहले लॉक्स वाले पाथवे देखते हैं। 5 लॉक्स को एक ड्रग है जो ब्लॉक करता है, और उस ड्रग का नाम है ज़ाइल्यूटॉन। ल्यूकोट्राइंस को ब्लॉक करते हैं ड्रग्स जैसे कि मोंटेल्यूकास्ट और जाफिर। लॉक्स वाले पाथवे देखते हैं। 5 लॉक्स को एक ड्रग है जो ब्लॉक करता है, और उस ड्रग का नाम है ज़ाइल्यूटॉन। ल्यूकोट्राइंस को ब्लॉक करते हैं ड्रग्स जैसे कि मोंटेल्यूकास्ट और जाफिरल्यूकास्ट। तब थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे कि ये जो पाथवे को मैं ब्लॉक करूँगा तो इनका इफ़ेक्ट क्या होगा। जो ड्रग्स की मैंने बात करी, उन ड्रग्स का इफ़ेक्ट क्या होगा, बहुत सिंपल है। इन ड्रग्स का इफेक्ट क्या होगा, ब्रोंकोडायलेशन। बिकॉज पाथवे कर रहा था ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, मैंने पाथवे को ब्लॉक कर दिया, उसे होगा क्या, ब्रोंको डायलेशन होगा। और अगर ब्रोंको डायलेशन होगा तो यूज़ क्या होगा। तो ये जो ड्रग्स हैं इनका यूज़ क्या होगा, इनका यूज़ होगा ब्रोंकियल आस्थमा में। तो ये जो ड्रग्स हैं इनके बारे में डिटेल में मैंने डिस्कस किया है इन द टॉपिक ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि ब्रोंकियल आस्थमा हम वही डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर से आप ये समझ सकते हैं कि इन ड्रग्स को हम ब्रोंकियल आस्थमा में क्यों यूज़ करते हैं। तो ये वहाँ के ड्रग्स हैं, पर यहाँ डिस्कस करने का मेरा मकसद ये है कि ये भी एकोसनोइड्स हैं। और देखो, फार्मा में हर टॉपिक हर किसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, तो वो रिलेशन हमें बीच बीच में देखना पड़ेगा, राइट। हालांकि यहाँ पर एकोसनोइड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स हमने देखने हैं वो इस साइक्लो ऑक्सीजनेस के इनिबिटर हैं, और इनको हम कहते हैं एनसेड्स। तो एनसेड्स नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं इनको, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये साइक्लो ऑक्सीजनेस को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कम होगी। भाई प्रोस्टाग्लैंडिन कम होगा तो पेन भी कम होगा, टेम्परेचर और पायरेक्सिया भी कम होगा, इन्फ्लेमेशन भी कम होगा। तो इससे आपको यूज़ मिल जाएगा। भाई ये तीनों चीज़ें कम होगी तो हम कहाँ यूज़ करेंगे एनसेड्स को। एनसेड्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ होगा एस एनाल्जेसिक। तो ये समझो, एनाल्जेसिक ड्रग्स का मतलब क्या है, ये वो ड्रग्स हैं जो किसको कम करेंगे, दर्द को कम करेंगे, पेन को कम करेंगे। हम यूज़ कर सकते हैं इनको एज एंटी पायरेटिक्स होगा, टेम्परेचर और पायरेक्सिया भी कम होगा, इन्फ्लेमेशन भी कम होगा। तो इससे आपको यूज़ मिल जाएगा। भाई ये तीनों चीज़ें कम होगी तो हम कहाँ यूज़ करेंगे एनसेड्स को। एनसेड्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ होगा
एज एनाल्जेसिक। तो ये समझो एनाल्जेसिक ड्रग्स का मतलब क्या है, ये वो ड्रग्स हैं जो किसको कम करेंगे, दर्द को कम करेंगे, पेन को कम करेंगे। हम यूज़ कर सकते हैं इनको एज एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स कौन से ड्रग्स को कहते हैं, जो टेम्परेचर को कम करते हैं, और क्योंकि इन्फ्लेमेशन को कम कर रहे हैं तो इनको हम यूज़ करेंगे एज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये 3 इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट यूजेस हैं सारे एनसेड्स के सारे, राइट। 3 यूजेस हैं, 1, 2 और 3। पर एक एनसेड है जो इन तीनों यूजेस के अलावा एक एक्स्ट्रा यूज है उसके पास, क्योंकि थ्रोम्बोक्सिन A2 को ये कम करते हैं, प्लेटलेट का एग्रीगेशन कम होता है। तो एक और इंपॉर्टेंट यूज, चौथा यूज जो है वो है एज एन एंटी एग्रीगेंट। और एंटी एग्रीगेंट के तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया केवल एक ही ड्रग प्रीफर किया जाता है। तो एस्पिरिन को ही क्यों एंटी एग्रीगेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, किसी और को क्यों नहीं? उसके पीछे छोटा सा सिंपल सा रीज़न है कि जो एनसेड साइक्लोऑक्सीजनेस को ब्लॉक करते हैं सारे के सारे रिवर्सिबल ब्लॉकर हैं। एक ही ड्रग है जो इरिवर्सिबल ब्लॉकर है और वो एस्पिरिन है, इसी वजह से इसका एंटी एग्रीगेंट इफेक्ट ज़्यादा आता है। सो कुल मिलाकर मेरा कहना ये है कि एनसेड्स के ये 4 यूजेस हैं, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एग्रीगेंट, राइट। पर एंटी एग्रीगेंट सिर्फ एक ही एनसेड का है, वो आपका एस्पिरिन है, राइट। बाकी जो 3 इफेक्ट हैं ये कॉमन है। तो यहाँ पर अपने को जो सबसे मेन ड्रग्स देखना है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग देखना है, वो कौन से हैं, एनसेड्स हैं। और एनसेड्स में एक छोटा सा चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पे। देखो, जब भी आप किसी भी पेशेंट को एनसेड देंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आपने साइक्लोऑक्सीजनेस के पाथवे को ब्लॉक कर दिया। तो अब जितना भी एराकिडोनिक एसिड है वो कौन से पाथवे से जाएगा, लाइपो ऑक्सीजनेस पाथवे से, और खूब सारा क्या बनाएगा, इससे खूब सारा क्या बनेगा, ल्यूकोट्राइन C4 और D4 बनेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब एनसेड्स अगर मैं दूंगा तो वो क्या करा सकते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा सकते हैं। तो आपको एक चीज़ समझना है कि एनसेड के साथ आपको कॉशन देना पड़ेगा इन अ पेशेंट ऑफ ब्रोंकियल आस्थमा। तो अगर मेरा पेशेंट ब्रोंकियल आस्थमा का है तो उसमें एनसेड्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर एनसेड्स को हम यूज़ करेंगे तो उसमें ब्रोंकियल आस्थमा प्रेसिपिटेट हो सकता है, अटैक आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे डिटेल में हम एनसेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पर एनसेड्स पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ तो एक क्लास ऑफ ड्रग यहाँ पे एनसेड्स डिस्कस करेंगे। उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अलग अलग एनालॉग्स भी होते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे 2 क्लास हमने डिस्कस करने हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स और एनसेड्स। तो पहले डिस्कस करते हैं आपके प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स की बात करते हैं। तो देखो एक है प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग्स, और प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग्स में 2 ड्रग्स हैं। एक ड्रग है आपका मीसोप्रोस्टॉल और दूसरा ड्रग है एलप्रोस्टाडिल। और ये जो 2 ड्रग्स हैं, मीसोप्रोस्टॉल, एलप्रोस्टाडिल, दोनों के दोनों प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग हैं, और इन दोनों का एक कॉमन यूज़ है। और कॉमन यूज़ क्या है, इट इज़ टू मेंटेन पेटेंसी ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस। तो डक्टस आर्टरियोसिस एक स्ट्रक्चर होता है हार्ट में, तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो पेटेंट होता है, फिर जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपने आप बंद हो जाता है। पर कई जगह पर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ में हो सकता है हमें इस डक्टस आर्टरियोसिस को खुला रखना पड़े, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको, राइट। इन दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, देखो आपका जो डक्टस आर्टरियोसिस है, राइट, और अगर मुझे उसे पेटेंट रखना है तो P फॉर पेटेंट, P फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन, तो मैं यूज़ क्या करूँगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। सिंपल है, डक्टस आर्टरियोसिस को पेटेंट रखना है, क्या यूज़ करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर मुझे क्लोज करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एनसेड, बिकॉज एनसेड किसके सिंथेसिस को इनिबिट कर रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को। ये सिंपल सा फैक्ट है जो आपको समझना है। इसके अलावा मीसोप्रोस्टॉल, एलप्रोस्टाडिल के अलग अलग अपने यूजेस हैं, जैसे कि मीसोप्रोस्टॉल को एबॉर्शन में यूज़ किया जाता है, तो आप पढ़ेंगे गायनी में। मीसोप्रोस्टॉल को यूज़ किया जाता है PPH में। PPH का मतलब होता है पोस्ट पार्टम हेमरेज। सो बच्चा डिलीवर होने के बाद यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो ब्लीडिंग होता रहता है, उसे हम कहते हैं पोस्ट पार्टम हेमरेज। Misoprostol is also used for treatment of NSAID induced ulcer, whereas L-Prostadil, it is also used in erectile dysfunction। तो ये यूजेस हैं इन ड्रग्स के, और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट MCQ आपके एग्जाम में आ सकता है वो मीसोप्रोस्टॉल है। और यहाँ पे आपको सवाल ये आ सकता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग का नाम क्या है।
इसके यूजेस पे सवाल आपको गायनी में आते हैं कि कहाँ यूज़ होता है, एबॉर्शन में, पोस्टमार्टम हेमरेज में, राइट। तो ये पहला प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ सकता है वो मिज़ोप्रोस्टोल है, और यहाँ पे आपको सवाल ये आ सकता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग का नाम क्या है। इसके यूजेस पे सवाल आपको गायनी में आते हैं कि कहाँ यूज़ होता है, एबॉर्शन में, पोस्टमार्टम हेमरेज में, राइट। तो ये पहला प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग है उसका नाम है डिनोप्रोस्टोन। डिनोप्रोस्टोन प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग का नाम है। एंड डिनोप्रोस्टोन इज, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है, इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सर्वाइकल राइपनिंग, राइट। तो जब भी बच्चा डिलीवर होने वाला होता है और सपोज सर्विक्स अच्छे से खुला नहीं है तो उसको खुलने के लिए, राइपनिंग करने के लिए डिनोप्रोस्टोन को यूज़ किया जाता है। देखो इसको याद करने का तरीका बताऊंगा। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग है, तो ई से आप पीछे जाएंगे तो अल्फाबेट कौन सा आएगा, डी। सो डी से नाम स्टार्ट होता है डिनोप्रोस्टोन। डी से पीछे जाएंगे तो एक और अल्फाबेट आता है सी। सी से इसका यूज़ है क्या है, सर्वाइकल राइपनिंग। इसके अलावा इसको हम और कहाँ यूज़ करते हैं, इसको भी हम PPH में यूज़ कर सकते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेज में आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरे हैं हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन I2 एनालॉग्स। तो यहाँ पे ड्रग्स हैं जैसे कि इपोप्रोस्टेरेनॉल, आइलोप्रोस्ट, बेराप्रोस्ट। तो ये जो ड्रग्स हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 एनालॉग्स हैं, ये यूज़ होते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन में। दिस आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे जो नाम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टिव MCQ पॉइंट्स आपके ये हैं, नाम क्या है I2 एनालॉग्स का, यूज़ कहाँ पे होते हैं। जो आखिरी वाला है दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा एनालॉग्स। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा एनालॉग्स हैं, यहाँ पे दो प्रकार के ड्रग्स हैं। एक ड्रग है कार्बोप्रोस्ट, और कार्बोप्रोस्ट यूज़ कहाँ पे होता है, ये एबॉर्शन में यूज़ होता है और पोस्टमार्टम हेमरेज में यूज़ होता है। दूसरी तरफ है ड्रग जैसे कि लैटानोप्रोस्ट और बिमैटोप्रोस्ट। ये जो ड्रग्स हैं ये आई ड्रॉप के तौर पे यूज़ होते हैं, मतलब टॉपिकल ड्रग्स हैं। एंड दिस आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लाउकोमा। तो इनका यूज़ इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सवाल आएगा कि ओपन एंगल ग्लाउकोमा का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, राइट। उसमें आपका आंसर मोस्टली लैटानोप्रोस्ट ही होगा। तो ये ग्लाउकोमा में भी यूज़ होते हैं और गायनी वाले डिसऑर्डर में भी यूज़ होते हैं। तो दोस्तों एनसेड्स के पास जाने से पहले ये कुछ हमने प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स देखे। हालांकि आपके नर्सिंग एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं वो ये हैं एनसेड्स। एनसेड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और एनसेड्स जैसे कि आपने देखा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनका, दे इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजनेस 1 and 2। तो ये जो ड्रग्स हैं जो 1 और 2 दोनों को ब्लॉक करते हैं, इन्हें हम कहते हैं नॉन सिलेक्टिव एनसेड्स। और नॉन सिलेक्टिव एनसेड्स का मतलब क्या है, कॉक्स 1 और 2 दोनों को ब्लॉक करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझो कि जब भी आप साइक्लोऑक्सीजनेस 1 को ब्लॉक करेंगे तो साइक्लोऑक्सीजनेस 1 को ब्लॉक करने से आपको एंटी एग्रीगेंट इफेक्ट मिलता है। साइक्लोऑक्सीजनेस 1 को ब्लॉक करने की वजह से पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, वेयर साइक्लोऑक्सीजनेस 2 को ब्लॉक करने से आपको अदर इफेक्ट मिलते हैं। अदर इफेक्ट मतलब जो भी आपके इफेक्ट्स हैं जैसे कि एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो ये जो भी इफेक्ट्स हैं ये किसकी वजह से हो रहा है, 2 की वजह से हो रहा है। एंटी एग्रीगेंट किसकी वजह से हो रहा है, 1 की वजह से हो रहा है। गैस्ट्रिक अल्सर जो दिखता है एनसेड्स के साथ किसकी वजह से हो रहा है, 1 की वजह से हो रहा है। लेकिन 2 को ब्लॉक करने की वजह से एक दूसरा साइड इफेक्ट होता है एंड दैट इज कार्डियोटॉक्सिसिटी। तो बेसिक सा फंडा आपको समझना पड़ेगा कि जो पहला क्लास ऑफ
पहला क्लास ऑफ ड्रग हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है जो कि नॉन सिलेक्टिव हैं। इनके पास एंटी एग्रीगेंट इफेक्ट भी होता है, बाकी सारे इफेक्ट भी होते हैं, मैंने बताया आपको, पर एंटी एग्रीगेंट के तौर पे हम सिर्फ एस्पिरिन को यूज़ करते हैं बिकॉज वो नॉन आई मीन वो नॉन जो बाकी सारे हैं वो रिवर्सिबल हैं, पर वो इरिवर्सिबल ब्लॉकर है। लेकिन ये जो ड्रग्स हैं इनके साथ गैस्ट्रिक अल्सर भी दिखेगा और कार्डियो टॉक्सिसिटी भी दिखेगा। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या सोचा कि इस गैस्ट्रिक अल्सर के इंसिडेंस को कम करने के लिए हमने एक और क्लास ऑफ ड्रग बनाया और जिसे हम कहते हैं सिलेक्टिव साइक्लोऑक्सीजनेस 2 इनहिबिटर। तब छोटा सा चीज़ आप समझने की कोशिश करो कि नॉन सेलेक्टिव एनसेड्स में हमारे पास ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, गैस्ट्रिक अल्सर भी है, कार्डियो टॉक्सिसिटी भी है, राइट। पर यहाँ पे सिलेक्टिव कॉक्सो इनहिबिटर्स में जब मैं ब्लॉक करूँगा तो एक तो इनका इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट इनके साथ प्रेजेंट होगा, पर इनके साथ जो ये वाले इफेक्ट हैं वो प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब सिलेक्टिव कॉक्स2 इनहिबिटर को आप यूज़ कर सकते हैं एज एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पर क्या नहीं होगा इनके साथ? गैस्ट्रिक अल्सर नहीं होगा, इनके साथ एंटी एग्रीगेंट इफेक्ट नहीं होगा, पर इनके साथ क्या दिखेगा? कार्डियो टॉक्सिसिटी। तो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट प्रोफाइल होगा वो कार्डियो टॉक्सिसिटी है, और कहीं ना कहीं ये कार्डियो टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन सेलेक्टिव एनसेज, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है सिलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव एनसेज में। तो नॉन सेलेक्टिव एनसेज में इनका जो ड्रॉबैक है गैस्ट्रिक अल्सर है, यहाँ पे जो ड्रॉबैक है वो कार्डियो टॉक्सिसिटी है। अब ड्रग्स की बात करते हैं। नॉन सेलेक्टिव एनसेज में जो सबसे पहला ड्रग हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, दैट इज पैरासीटामोल, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज एसेटामिनोफेन। तो दोस्तों ये जो ड्रग है पैरासीटामोल या एसेटामिनोफेन, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इट इज़ अ गुड एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। तो मतलब 3 इफेक्ट में से ये इसके साथ अच्छे इफेक्ट हैं 2, बट इट इज़ अ पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। सो कहने का मतलब ये है कि हम इसको इन्फ्लेमेशन में यूज़ नहीं करते, इसको यूज़ करते हैं कहाँ? जहाँ दर्द हो या बुखार हो। सो मोस्टली इट इज़ यूज एज एन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। एंटी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स के लिए, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स के लिए हम इसको प्रीफर नहीं करते। जैसे रूमाटॉइड आर्थराइटिस में क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा। गाउट में क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा, वहाँ हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो जो पैरासीटामोल है इसका 2 इंपॉर्टेंट यूज़ है एज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। अब बात करते हैं पैरासीटामोल के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी साइड इफेक्ट की। देखो इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो एनसेड्स के साथ कॉमन है, वो लास्ट में डिस्कस करूंगा, पर कुछ एनसेड्स के अपने खुद के कुछ अलग साइड इफेक्ट्स हैं, वो हम ड्रग्स के साथ ही डिस्कस करेंगे। जैसे पैरासीटामोल का एक साइड इफेक्ट है दैट इज हिपैटोटॉक्सिसिटी। साइड इफेक्ट है हिपैटोटॉक्सिसिटी। और आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो हिपैटोटॉक्सिसिटी है वो कौन सी डोजेस पे यूजुअली दिखता है। इट इज़ आइदर मोर देन 150 to 250 मिलीग्राम्स पर किलोग्राम्स और 10 ग्राम्स। तो जो हिपैटोटॉक्सिसिटी है वो 150 से 200 मिलीग्राम पर किलोग्राम अगर डोज लेता हूँ उसके ऊपर होता है, या 10 ग्राम क्यूमुलेटिव डोज जो है टोटल 10 ग्राम से अगर ज़्यादा कोई लेता है तो उसको हिपैटोटॉक्सिसिटी होता है। तो हिपैटोटॉक्सिसिटी अगर पेशेंट को होता है तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नर्सिंग इम्प्लीकेशन आपको ध्यान में रखना होगा, और नर्सिंग इम्प्लीकेशन ये है कि पैरासीटामोल का जो मैक्सिमम डोज है वो काफ़ी कम है। इट शुड बी लेस देन 4 ग्राम्स पर डे, राइट। तो कोशिश हम ये करते हैं कि 4 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में डिवाइडेड डोजेस में, जैसे 500 मिलीग्राम 4 बार कोई ले रहा है, राइट, या 8 बार ले रहा है, तो उससे ज़्यादा नहीं लेना। 4 ग्राम पर डे इज़ द मैक्सिमल डोज। दूसरा, इसमें पेशेंट्स को आपने कहना है कि दे शुड अवॉइड अल्कोहल। पेशेंट्स दे शुड अवॉइड अल्कोहल बिकॉज अल्कोहल खुद हिपैटोटॉक्सिक है और उससे हिपैटोटॉक्सिसिटी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं पैरासीटामोल के साथ, राइट। सो ये 2 इंपॉर्टेंट नर्सिंग इम्प्लीकेशन है हिपैटोटॉक्सिसिटी को लेकर के। तो ये डोजेस पे हिपैटोटॉक्सिसिटी दिखेगा, और अगर हिपैटोटॉक्सिसिटी के साथ पेशेंट आता है हमारे पास तो उस हिपैटोटॉक्सिसिटी का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हिपैटोटॉक्सिसिटी देखो, सबसे पहले पेशेंट को आप देंगे चारकोल, आप चारकोल देंगे, पर यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, गैस्ट्रिक लवाज इज़ नॉट डन। गैस्ट्रिक लवाज हम नहीं करते पैरासीटामोल पॉइजनिंग में, राइट। तो हिपैटोटॉक्सिसिटी जो दिखेगा उसमें गैस्ट्रिक लवाज नहीं करेंगे। तो अगर हिपैटोटॉक्सिसिटी का पेशेंट आपके पास आता है तो आप सबसे पहले चारकोल देंगे, और उसके बाद हिपैटोटॉक्सिसिटी के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है एन एसेटाइल
सिस्टीन, राइट। तो NSL-सिस्टीन जब पेशेंट आता है पहले आप ओरल रूट से देते हैं, उसके बाद आप इंट्रावीनस देते हैं। तो ओरल रूट से हम इनिशियल डोज देते हैं, फिर मेंटेनेंस देते हैं इंट्रावीनस रूट से। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है MCQ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पैरासिटामोल पॉइजनिंग। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पैरासिटामोल पॉइजनिंग इज N-एसिटाइलसिस्टीन। तो पैरासिटामोल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये आपने याद रखना है। दूसरा, आजकल डिफिकल्ट सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि कितने कितने डोज के बाद हिपैरोटॉक्सिसिटी यूजुअली दिखता है, राइट। तो इन डोज के बाद यूजुअली हिपैरोटॉक्सिसिटी दिखता है पैरासिटामोल के साथ। पैरासिटामोल के बाद यहाँ पे जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सो आपके नर्सिंग एग्जाम्स में एक तो सबसे ज़्यादा MCQs आपको पैरासिटामोल से आते हैं एनसिड्स में। दूसरा ड्रग जिससे ज़्यादा आता है उसे हम कहते हैं एस्पिरिन, दैट इज ऑल्सो नोन एज एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड। सो एस्पिरिन और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, देखो इसका जो यूज़ है, इट इज़ यूज्ड, एक तो मैंने आपको बताया ये यूज़ किया जाता है एज एंटी एग्रीगेंट, और उसके लिए 75 to 325 मिलीग्राम्स पर डे, राइट, मतलब लो डोज में यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है एज एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। तो एज एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक जब हम यूज़ करते हैं तो जो हमारा डोज है वो तकरीबन 325 to 650 मिलीग्राम्स, 325 to 650 मिलीग्राम्स SOS का मतलब होता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो जब भी ज़रूरत पड़े 325 to 650 मिलीग्राम्स एक बार पेशेंट ले सकता है, और मैक्सिमम जो लिमिट हम रखते हैं 4 टाइम्स। तो दिन में 4 बार वो 325 to 650 मिलीग्राम्स ले सकते हैं फॉर एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक। तो आपको पता है जैसे जब दर्द हुआ तब दवाई लिया, या जब बुखार बढ़ा तब दवाई लिया, तो हो सकता है एक बार लेना पड़े, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मैक्सिमम 4 टाइम्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर रहे हैं इन रोमाटोइड आर्थराइटिस, तो अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज़ कर रहे हैं रोमाटोइड आर्थराइटिस में, तो यहाँ पे दोस्तों आपको देना है 3 to 4 ग्राम्स पर डे इन डिवाइडेड डोजेस। ऐसा नहीं एक बार देना है, उसको 3 या 4 बार डिवाइड करके देना है, जैसे 1 ग्राम 4 बार दे दिया आपने, राइट। तो अब देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ डोज बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी सबसे ज़्यादा डोज किसके लिए चाहिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सबसे कम डोज किसके लिए चाहिए, एंटी एग्रीगेंट इफेक्ट के लिए चाहिए। और एस्पिरिन, मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया था कि एंटी एग्रीगेंट केवल यही क्यों यूज़ होता है, ये मैंने आपको शुरू में बताया था दैट इट इज़ इरिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेस। और कौन सा वाला एंटी एग्रीगेंट इफेक्ट किसकी वजह से आता है, साइक्लोऑक्सीजनेस 1 की वजह से आता है, राइट। तो ये एस्पिरिन के यूजेस हैं दोस्तों आपके, एंटी एग्रीगेंट, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी। और एस्पिरिन का जो साइड 1 की वजह से आता है, राइट। तो ये एस्पिरिन के यूजेस हैं दोस्तों आपके, एंटी एग्रीगेंट, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी। और एस्पिरिन का जो साइड इफेक्ट है, एक तो ब्लीडिंग होगा इससे, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विथ वारफरिन। तो केवल यही नहीं, कोई भी एनसेड जो है वो हमें वारफरिन के साथ देना नहीं चाहिए, बिकॉज सारे के सारे थोड़ा बहुत एंटी एग्रीगेंट इफेक्ट तो कर ही सकते हैं। इट कैन कॉज सैलिसिलिज्म, तो टॉक्सिसिटी अगर होती है तो इसमें होता क्या है, टिनिटस, ड्राउजीनेस। सो टॉक्सिसिटी में आपको टिनिटस, ड्राउजीनेस देखने को मिल सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है, राइट। सो टिनिटस, ड्राउजीनेस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो जब पेशेंट टॉक्सिसिटी के साथ आता है तो यहाँ पे जो टॉक्सिसिटी का रिस्क है, इट इज इन यूजुअली एट मोर देन 10 ग्राम्स। सो 10 ग्राम से ज़्यादा में टॉक्सिसिटी का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है यहाँ पे। और जो ट्रीटमेंट है एस्पिरिन टॉक्सिसिटी का, यहाँ पे आपको बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है।
अच्छा, जो रिस्क है यहाँ पे 10 ग्राम तो नहीं है, यहाँ पे यूजुअली 4 ग्राम से ज़्यादा बढ़ जाता है, पर जो फेटल होता है यूजुअली फेटल इज़ मोर देन 10 ग्राम्स, राइट। तो इसीलिए हम 3 से 4 ग्राम मैक्सिमम देते हैं, 4 ग्राम से ज़्यादा टॉक्सिसिटी रिस्क बढ़ जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल आप पेशेंट को बाइकार्बोनेट देंगे। बाइकार्बोनेट किस लिए देंगे हम? फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो जिस हिसाब से जो सिम्टम होगा वैसे ट्रीटमेंट करेंगे। सो बाइकार्बोनेट दे सकते हैं हम, प्लस हम यहाँ पे यूरिन को अल्कलाइज कर सकते हैं ताकि यूरिन में ज़्यादा एक्सक्रीशन हो। प्लस आप डायलिसिस भी कर सकते हैं, और डायलिसिस यूजुअली सीवियर टॉक्सिसिटी में करते हैं। इन सीवियर केसेस ऑफ टॉक्सिसिटी वी यूजुअली गो फॉर डायलिसिस। इसके अलावा एस्पिरिन में एक और साइड इफ़ेक्ट है जिसे हम कहते हैं रेस सिंड्रोम। तो रेस सिंड्रोम जो है दोस्तों, ये इट इज़ यूजुअली सीन व्हेन एस्पिरिन इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वायरल फीवर इन चिल्ड्रन। तो जब बच्चों में वायरल फीवर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है तो उसमें रे सिंड्रोम देखने को मिलता है। और इस रे सिंड्रोम में होता क्या है? हिपैटिक एनकेफेलोपैथी, राइट। सो ब्रेन को डैमेज पहुंचता है, लीवर को डैमेज पहुंचता है, और ये करता कौन है नहीं पता, एस्पिरिन करता है या वायरस करता है। पर ये देखा गया है कि एस्पिरिन जब वायरल फीवर में यूज़ होगा तो ये इंसिडेंस ज़्यादा दिखता है। दैट इज़ द रीज़न वाई रे सिंड्रोम इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में वायरल फीवर के लिए कभी भी एस्पिरिन को यूज़ ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्सिंग इम्प्लीकेशन है। अब पैरासीटामोल यूज़ करें बुखार के लिए, बहुत अच्छी दवाई है, एस्पिरिन क्यों देना, राइट। सो रे सिंड्रोम इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट दैट कैन बी सीन विद एस्पिरिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव एमसीक्यू पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपके नर्सिंग एग्जाम्स में वो 2 ड्रग जो सबसे कॉमनली जिन पर सवाल आता है, एक है पैरासीटामोल, दूसरा है एस्पिरिन, राइट। बाकी ड्रग्स भी देख लेते हैं यहाँ पे। इंडोमेथासिन, देखो इंडोमेथासिन ये एक एसिड है विच इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अक्यूट गाउट। तो ये गाउट में कॉमनली यूज़ होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है जिस पे सवाल आएगा अगर आपके एग्जाम में तो ये आएगा। दूसरा, इसको यूज़ किया जाता है फॉर क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, PDA। तो मैंने आपको बताया था डक्टस आर्टेरियोसस को बंद करना है तो एनसाइड यूज़ करेंगे, और एक एनसाइड जो हम यूज़ करते हैं दैट इज इंडोमेथासिन, राइट। ये तो मैंने दूसरा, इसको यूज़ किया जाता है फॉर क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, PDA। तो मैंने आपको बताया था डक्टस आर्टेरियोसस को बंद करना है तो एनसाइड यूज़ करेंगे, और एक एनसाइड जो हम यूज़ करते हैं दैट इज इंडोमेथासिन, राइट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है इंडोमेथासिन से। आइबुप्रोफेन, तो देखो दोस्तों आइबुप्रोफेन के पास भी वो सारे इफेक्ट हैं, एनाल्जेसिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीपायरेटिक, तो उसको बार बार दोहराने का फायदा नहीं है। पर कुछ अलग ऐसा हो तो हम बात करें यहाँ पे, जैसे आइबुप्रोफेन इट इज प्रीफर्ड इन डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। सो मेंस्ट्रुएशन में जो पेन होता है उसमें आइबुप्रोफेन को प्रीफर किया जाता है बिकॉज इट इज़ मोर सिलेक्टिव फॉर साइक्लो ऑक्सीजनेस इन द यूट्रस। सो यूट्रस में जो साइक्लो ऑक्सीजनेस है वहाँ पे ज़्यादा काम करता है, तो ज़्यादा इफेक्टिव है डिसमेनोरिया में, राइट। प्लस आज की डेट पे इंडिया में इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लोजर ऑफ PDA। सो PDA के क्लोजर के लिए इंडोमेथासिन भी यूज़ होता है, आइबुप्रोफेन भी यूज़ होता है, आइबुप्रोफेन ज़्यादा प्रीफर होता है। डाइक्लोफेनाक, तो इसके भी जो यूजेस हैं वो वही यूजेस हैं जो मैं बार बार क्या बताऊँ आपको, एनाल्जेसिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीपायरेटिक है, राइट। तो ये भी आपका एनाल्जेसिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीपायरेटिक है, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये तीनों के लिए यूज़ हो सकता है। अब देखो इसमें तो याद करने वाली कोई बात है नहीं, पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद करना है डाइक्लोफेनाक के बारे में वो है इसका साइड इफेक्ट, एंड दैट इज़ हिपैटोटॉक्सिसिटी। तो ये बहुत पोटेंट हिपैटोटॉक्सिक ड्रग है, और इसीलिए अगर पेशेंट लंबे समय तक
डाइक्लोफेनेक ले रहा है तो आपको मॉनिटर क्या करना पड़ेगा, LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट को मॉनिटर करना पड़ेगा दोस्तों। तो देखो हर ड्रग में कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अपने को करना क्या, अपने को MCQ सॉल्व करना है। तो यहाँ पे डाइक्लोफेनेक पर जब भी सवाल आएगा तो वो इसी के ऊपर सवाल पूछेंगे, आइबुप्रोफेन पर जब भी सवाल आएगा तो वो इस पे पूछेंगे या इस पे पूछेंगे, क्योंकि किसी ड्रग का जो अलग कुछ हट के बात होती है उस पर MCQ बनाए जाते हैं, राइट। एक और ड्रग की बात करते हैं, केटोरोलैक। केटोरोलैक, इट इज़ यूज ओनली एज एनाल्जेसिक एंड इट इज़, इसका जो एनाल्जेसिक इफेक्ट है इट इज़ एज पोटेंट एज ओपियोइड्स। तो इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा है ओपियोइड्स के जितना, और इसी वजह से इसको यूज़ करते हैं हम फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेन, राइट। सो सर्जरी करने के बाद जो दर्द होता है वहाँ पे आप केटोरोलैक को यूज़ कर सकते हैं। एक और नॉन सेलेक्टिव एनसाइड है जिसका नाम है पिरोक्सिकैम। तो देखो पिरोक्सिकैम, इट अंडरगोज एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। और एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, आपने ड्रग लिया, लिवर से एक्सक्रीट हुआ, इंटेस्टाइन में गया और फिर से रीअब्जॉर्ब होकर लिवर पे आ गया, तो आपके बॉडी में घूमता रहता है ये। एंड दैट इज द रीजन व्हाई पिरोक्सिकैम, ओवरऑल पिरोक्सिकैम इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग एनसाइड। तो जितने भी एनसाइड हैं उनमें से पिरोक्सिकैम सबसे लंबे समय तक काम करता है, इट इज लॉन्गेस्ट एक्टिंग एनसाइड। और इसीलिए भाई कोई ड्रग अगर काफ़ी लंबा काम करेगा तो उसे कहाँ यूज़ करेंगे, क्रॉनिक पेन में। तो अक्यूट पेन में इसको नहीं प्रीफर किया जाता क्योंकि बहुत लंबा काम करेगा, तो अक्यूट पेन में क्यों यूज़ करेंगे, तो हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं, क्रॉनिक पेन में यूज़ करते हैं, राइट। सो दिस इज पिरोक्सिकैम गाइस। सो अभी तक हमने डिस्कस किया वो ड्रग्स जो कि आपके नॉन सिलेक्टिव एनसाइड्स कहते हैं। अब देखते हैं सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स। तो देखो सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स बनाने के पीछे हमारा मकसद क्या था, सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स हमने इसलिए बनाया क्योंकि COX-1 इनहिबिटर्स में पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो देखो सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, यहाँ पे हमारे पास ड्रग्स हैं जैसे कि सेलेकॉक्सिब, और सेलेकॉक्सिब का भी जो यूज़ है वो या तो एनाल्जेसिक के तौर पे यूज़ होता है या एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे यूज़ होता है, राइट। तो एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी कहाँ पे यूज़ होगा, जैसे कि रोमाटोइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस एटसेट्रा। तो जो भी आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। एक और ड्रग है यहाँ पे जैसे कि पैरेकॉक्सिब, ये यूज़ होता है पोस्ट ऑपरेटिव पेन में, राइट। तो ये जो ड्रग्स हैं इनको बनाने का हमारा बेनिफिट क्या है, राइट। तो इनका बेनिफिट ये है कि दे आर एसोसिएटेड विद लेसर गैस्ट्रिक अल्सर। तो गैस्ट्रिक अल्सर का जो रिस्क है सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स के साथ बहुत कम होता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपको जो MCQ आएंगे एग्जाम में वो इनके ऊपर आ सकते हैं कि नाम क्या है सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स का, या कौन सा एनसेड गैस्ट्रिक अल्सर कम करेगा। तो ये ड्रग्स आपके आंसर हो सकते हैं, सेलेकॉक्सिब और पैरेकॉक्सिब। हालांकि यहाँ पे और भी ड्रग्स हैं पर वो आज के डेट पे यूज़ नहीं होते, उनको बैन कर दिया गया है साइड इफेक्ट की वजह से, राइट। तो ये इनका इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो ड्रग्स हमने देख लिए, अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की। साइड इफेक्ट की तो पहला बात मैंने बताया था दोस्तों कि एनसाइड्स क्या कर सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर कर सकते हैं। और ये जो गैस्ट्रिक अल्सर है ये ज़्यादा किसके साथ दिखता है, नॉन सिलेक्टिव ज़्यादा करेंगे एज़ कम्पेयर टू सिलेक्टिव। तो नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर्स जो मैंने पहले आपसे बात करी थी वो ज़्यादा करेंगे एज़ कम्पेयर टू सिलेक्टिव वंस गैस्ट्रिक अल्सर। दूसरा कार्डियोटॉक्सिसिटी। कार्डियोटॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो दोनों ही करेंगे, पर यहाँ पे कार्डियोटॉक्सिसिटी जो है सिलेक्टिव ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन सिलेक्टिव, राइट। तो कार्डियोटॉक्सिसिटी में होता क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो
कार्डियोटॉक्सिसिटी तो नहीं, मैं कह सकता हूँ कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी, मतलब ब्लड वेसल और हार्ट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और इसी वजह से एमआई, स्ट्रोक, तो इसका रिस्क ज़्यादा किसके साथ होता है, सिलेक्टिव के साथ, राइट। और यही कारण है कि जो सिलेक्टिव ड्रग्स हैं दीज आर लेस प्रीफर्ड। आपको ये लगेगा कि भाई ये गैस्ट्रिक अल्सर कम करते हैं तो इनको तो प्रीफर करना चाहिए, भाई अल्सर से तो फिर भी बंदा बच जाएगा, हार्ट अटैक हो गया या स्ट्रोक हो गया तो बंदा सीधे ऊपर निकल लेगा, राइट। सो दिस इज द रीज़न वाई इनको हम सबसे कम प्रीफर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, अच्छा 1 मिनट के बाद आपको बताता हूँ। तो जो सिलेक्टिव ज़्यादा करेंगे एज़ कम्पेयर टू नॉन सिलेक्टिव, और नॉन सिलेक्टिव में भी कुछ ड्रग्स हैं जो नहीं करते, एंड इट इज़ नॉट सीन विद कार्डियोटॉक्सिसिटी, इज नॉट सीन विद पैरासीटामोल एंड एस्पिरिन। सो कहने का मतलब ये है कार्डियोटॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा करेंगे कौन, सेलेकॉक्सिब, रेफेकॉक्सिब, उसके बाद एनसेड्स नॉन सेलेक्टिव, और उनमें सबसे कम कौन करेंगे या नहीं करेंगे, पैरासीटामोल या एस्पिरिन। तो इससे आपको एक चीज़ समझना है कि जो गाइडलाइंस है, इंटरनेशनल गाइडलाइंस है पेन मैनेजमेंट में, तो पेन के ट्रीटमेंट में आप खुद सोचो कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहले तो नॉन ड्रग ट्रीटमेंट करना चाहिए, बिना ड्रग दिए, जैसे कि हीट या कोल्ड ट्रीटमेंट, जैसे कि फिजियोथेरेपी करवाया आपने पेशेंट को, तो ये कर सकते हैं पहले। पर अगर इससे पेशेंट को आराम नहीं मिला तो अब आप मुझे बताइए कि दर्द के लिए सबसे पहले गोली कौन सा देना चाहिए, जाहिर सी बात है पैरासीटामोल या एस्पिरिन। सो आप या तो पीसीएम दे सकते हैं, पैरासीटामोल या एस्पिरिन। अगर पेशेंट को रेस्पॉन्स नहीं आता तब आप यहाँ पे जो दूसरे एनसेड्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। कौन से वाले, नॉन सेलेक्टिव, जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया या डाइक्लोफेनेक हो गया, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं अगर एस्पिरिन या पैरासीटामोल से आराम नहीं मिलेगा। अगर फिर भी आराम नहीं मिला तो हम क्या यूज़ करेंगे, तब आप यूज़ कर सकते हैं सेलेकॉक्सिब। तो आप देख सकते हैं ये उसका निष्कर्ष है जो मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले, उसका निष्कर्ष हमने निकाला कि हमारा जो मेन मकसद है वो कार्डियोटॉक्सिसिटी से है, राइट। गैस्ट्रिक अल्सर तो दिखेगा, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। हालांकि जो गैस्ट्रिक अल्सर है इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, जैसे कि ओमेप्रेजोल। सो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लाइक ओमेप्रेजोल दे कैन कॉज गैस्ट्रिक अल्सर, के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, जैसे कि ओमेप्रेजोल। सो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लाइक ओमेप्रेजोल दे कैन कॉज गैस्ट्रिक अल्सर। तो दोस्तों ये गैस्ट्रिक अल्सर करेंगे, कार्डियोटॉक्सिसिटी करेंगे, एनसेड्स नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर सकते हैं, और नेफ्रोटॉक्सिसिटी करने की वजह से ये करते क्या हैं, दे कैन कॉज सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन कर सकते हैं, एडिमा हो सकता है, और इसकी वजह से दे कैन वर्सन हाइपरटेंशन। तो ये हाइपरटेंशन को ख़राब कर सकते हैं, राइट। सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन होगा तो एडिमा हो सकता है बॉडी में। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी दोनों के साथ ही दिखता है ये। दे कैन कॉज हाइपर सेंसिटिविटी, तो यहाँ पे रैश भी हो सकता है, एनाफाइलैक्सिस भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं आपके एनसेड्स के। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शंस हैं। ये क्या करते हैं, एनसेड्स दे कैन डिक्रीज इफेक्ट ऑफ डायूरेटिक्स एंड एंटी हाइपरटेंसिव। हालांकि डायूरेटिक्स भी आते हैं एंटी हाइपरटेंसिव्स में, बट और भी डायूरेटिक्स हैं जो एंटी हाइपरटेंसिव्स में नहीं आते। तो डायूरेटिक्स का और एंटी हाइपरटेंसिव्स का इफेक्ट को कम करते हैं कैसे, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन कर रहे हैं, राइट। दे कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, सो दे कैन कॉज लिथियम रिटेंशन, और एनसेड्स देने से लिथियम की टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट ड्रग इंट्रैक्शंस हैं जो आपने याद रखना है एनसेड्स में। सो दोस्तों एनसेड्स में ये इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए कि इन ड्रग्स के साथ क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, और ये जो साइड इफेक्ट्स है इनके बारे में आपने पेशेंट्स को एडुकेट करना है।
अब हम डिस्कस करेंगे कुछ डिसऑर्डर्स जो कि रिलेटेड हैं एनसेड्स से और एनसेड्स उसमें कॉमनली यूज होते हैं, तो इस पार्ट में हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। रोमाटोड अर्थराइटिस। तो रोमाटोड अर्थराइटिस में जो ड्रग्स यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट में, यहाँ पे दो चीज़ों से हमें डील करना है। तो जॉइंट में पेन होगा प्लस इन्फ्लेमेशन होगा, तो और इसकी वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से जॉइंट को डैमेज पहुंचेगा। तो रोमाटोइड अर्थराइटिस में एक तो है आपका अक्यूट फ्लेयर अप, मतलब पेशेंट को अक्यूट फ्लेयर अप आया, जॉइंट में स्वेलिंग हुआ, पेन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, उसके लिए हम एनसेड्स प्रीफर करते हैं एंड द प्रीफर्ड एनसेड इज एस्पिरिन। सेकेंड, वी कैन ऑल्सो यूज़ स्टीरॉयड्स। तो स्टीरॉयड्स अगर एक से दो जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं तो हम स्टीरॉयड देते हैं इंट्रा आर्टिकुलर, मतलब अगर पेशेंट में एक या दो जॉइंट इन्वॉल्व है तो आप जॉइंट में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दीजिए। पर अगर मोर देन 2 जॉइंट्स हैं, ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, तो आप सिस्टमिक दे सकते हैं, मतलब ओरल स्टीरॉयड देते हैं हम, राइट। बट तो ये दो पार्ट है। बट अब लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए, फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, we give a class of drug called as DMARD, and DMARDs are disease modifying एंटी रोमाटोइड ड्रग्स। यहाँ पे डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमाटोइड ड्रग्स, राइट। तो ये लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो ये तो इसमें कुछ खास नहीं है डिस्कस करने के लिए, पर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस करना है वो ये ड्रग्स हैं, डीमार्ड्स, राइट। सो डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमाटोइड ड्रग्स, डीमार्ड्स। तो देखिए आज की डेट पे जो डीमार्ड्स हैं उनको हम ब्रॉडली सब क्लासीफाई कर सकते हैं 3 क्लास में, राइट। एक है आपके कन्वेंशनल डीमार्ड्स, मतलब ये हैं ओल्ड, पुराने वाले डीमार्ड्स। दूसरे हैं बायोलॉजिकल डीमार्ड्स, और तीसरे इन्हें हम कहते हैं टारगेटेड डीमार्ड्स। तो कौन कौन से ड्रग हैं? देखो, कन्वेंशनल डीमार्ड्स में हमारे पास ड्रग्स हैं जैसे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, सल्फासालाजीन, लेफ्लुनोमाइड, मीथोट्रैक्सेट। सो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, सल्फासालाजीन, लेफ्लुनोमाइड, मीथोट्रैक्सेट, साइक्लोस्पोरिन। तो ये कन्वेंशनल डीमार्ड्स हैं। और पुराने वाले जो डीमार्ड्स और भी हैं, गोल्ड, पेनिसिलामाइन, इनको आज की डेट पे यूज़ नहीं करते टॉक्सिसिटी की वजह से, तो ये आप किसी पेशेंट को आज की डेट पे दिया ही नहीं। और साइक्लोस्पोरिन, तो ये कन्वेंशनल डीमार्ड्स हैं। और पुराने वाले जो डीमार्ड्स और भी हैं, गोल्ड, पेनिसिलामाइन, इनको आज की डेट पे यूज़ नहीं करते टॉक्सिसिटी की वजह से, तो ये आप किसी पेशेंट को आज की डेट पे दिया ही नहीं जाता। पर ये ड्रग्स हैं जो दिए जाते हैं। एक तो ये ड्रग्स हैं। दूसरे बायोलॉजिकल्स हैं। बायोलॉजिकल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं वो TNF अल्फा इनहिबिटर्स हैं, जैसे कि इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब, गोलीमुमैब। तो ये TNF अल्फा इनहिबिटर्स हैं। और TNF अल्फा इनहिबिटर्स के बारे में डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको अभी थोड़ी देर में। दूसरा TNF अल्फा इनहिबिटर्स हैं, इन्फ्लिक्सिमैब, गोलीमुमैब। तो ये TNF अल्फा इनहिबिटर्स हैं। और TNF अल्फा इनहिबिटर्स के बारे में डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको अभी थोड़ी देर में। दूसरा इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर है, आनाकिंड्रा। तीसरा ड्रग है इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर लाइक टोसिलिजुमैब। इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर है
आनाकिंड्रा। तीसरा ड्रग है इंटरल्यूकिन 6 इनिबिटर लाइक टोसिलिजुमैब। चौथा ड्रग है अबाटासेप्ट। इट इज़ एन इनिबिटर ऑफ टी सेल एक्टिवेटर। तो ये एक टी सेल एक्टिवेटर का ब्लॉकर है। पांचवा ड्रग है रिटुक्सीमैब। इट इज़ अ ब्लॉकर ऑफ CD20 या CD20 ब्लॉकर है ये रिटुक्सीमैब। टारगेटेड में एक ही क्लास है आज की डेट पे, जैक इनिबिटर कहते हैं। जैक मीन्स जेनस काइनेस इनिबिटर, जैसे कि 20 ब्लॉक। पांचवा ड्रग है रिटुक्सीमैब। इट इज़ अ ब्लॉकर ऑफ CD20 या CD20 ब्लॉकर है ये रिटुक्सीमैब। टारगेटेड में एक ही क्लास है आज की डेट पे, जैक इनिबिटर कहते हैं। जैक मीन्स जेनस काइनेस इनिबिटर, जैसे कि टोफासिटिनिब। डेट पे जैक इनिबिटर कहते हैं। जैक मीन्स जेनस काइनेस इनिबिटर, जैसे कि टोफासिटिनिब। तो ये नए ड्रग्स हैं टोफासिटिनिब, जो कि जैक इनिबिटर्स हैं। तो दोस्तों रोमाटॉइड आर्थराइटिस में ये जो तीन क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, मुख्य तौर पे ये तीनों क्लास ऑफ ड्रग यूज़ होते हैं। और इनमें कौन सा ड्रग कैसे यूज़ होता है वो थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ TNF अल्फा इनिबिटर्स के बारे में, बिकॉज ये क्लास इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको सवाल आ सकते हैं। बाकी क्लास ऑफ ड्रग्स वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। TNF अल्फा इनिबिटर्स, जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे ड्रग्स हैं लाइक इटरनरसेप्ट, इनफ्लिक्सिमाब, गोलीमुमाब। तो ये जो ड्रग्स हैं इनका साइड इफेक्ट पर आपको सवाल आ सकता है। ये क्या कर सकते हैं, दे कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा सकते हैं। दे कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ नियोप्लेजिया, कैंसर लाइक मेलानोमा। दे कैन ऑल्सो कॉज हार्ट फेलियर एज वेल एज लिवर टॉक्सिसिटी। तो मतलब जब भी पेशेंट इन ड्रग्स पे होगा तो आपको पेशेंट की काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि ये ड्रग हम दे रहे हैं आपको क्योंकि ज़रूरी है, पर आपको ध्यान रखना बढ़ा सकते हैं। लेकिन इंक्रीज रिस्क ऑफ नियोप्लेजिया, कैंसर लाइक मेलानोमा। दे कैन ऑल्सो कॉज हार्ट फेलियर एज वेल एज लिवर टॉक्सिसिटी। तो मतलब जब भी पेशेंट इन ड्रग्स पे होगा तो आपको पेशेंट की काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि ये ड्रग हम दे रहे हैं आपको क्योंकि ज़रूरी है, पर आपको ध्यान रखना होगा, हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो। तो अगर इन्फेक्शन के कोई साइन सिम्टम्स हो, आपको बुखार हो, तो तुरंत हमें बताएं। बाकी ये चीज़ आपको पेशेंट को बताना पड़ेगा कि देखो इसका रिस्क है, इसमें कैंसर हो सकता है, तो काउंसलिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी आपको पेशेंट की, राइट। हार्ट फेलियर, लिवर टॉक्सिसिटी, तो यहाँ पे अपने को मॉनिटर करना पड़ सकता है LFT का। तो TNF अल्फा इनिबिटर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो देखो, तो ड्रग्स मैंने आपको बता दिए और ये ड्रग का मैंने इंपॉर्टेंट आपको एस्पेक्ट बता दिया। अब यूज़ कैसे करते हैं, देखिए हमारे पास पेशेंट आता है, पेशेंट विथ रोमाटॉइड आर्थराइटिस। तो हम पेशेंट को स्टार्ट करते हैं विथ मीथोट्रैक्सेट। मतलब आज की डेट पे रोमाटॉइड आर्थराइटिस का जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन है, मीथोट्रैक्सेट है। और इसके साथ आप पेशेंट को स्टीरॉयड्स भी स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आपके पास आया मतलब दिक्कत है उसको। और स्टीरॉयड्स हम तब तक देते हैं जब तक उसके सिम्टम गायब नहीं हो जाते। उसके बाद आप स्टीरॉयड्स को बंद कर देते हैं, राइट। तो कुछ समय के बाद आप सिर्फ पेशेंट को मीथोट्रैक्सेट पे कंटिन्यू करेंगे। तो पेशेंट का सिम्टम ठीक होने लग गया, सिर्फ मीथोट्रैक्सेट पे कंटिन्यू करेंगे। और अगर पेशेंट को आराम नहीं आया, इफ देयर इज़ नो रेस्पॉन्स टू मीथोट्रैक्सेट, तो अगर मीथोट्रैक्सेट को रेस्पॉन्स नहीं आया तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हम ऐड करते हैं गाइडलाइंस के हिसाब से, वी यूज़ और वी ऐड सल्फासालाजिन प्लस HCQ। HCQ इज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। और वी ऐड अबाटासेप्ट, और वी कैन ऐड अ बायोलॉजिकल। तो आप एक बायोलॉजिकल ऐड कर सकते हैं, ये सल्फासालाजिन प्लस HCQ। HCQ इज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। और वी ऐड अबाटासेप्ट, और वी कैन ऐड अ बायोलॉजिकल।
तो आप एक बायोलॉजिकल ऐड कर सकते हैं या फिर आप एक टारगेटेड डीमॉड ऐड कर सकते हैं। तो ये ड्रग्स इस तरह से हम देते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रूमाटॉइड आर्थराइटिस। एक और डिसऑर्डर है जो रिलेटेड है एनसेड से, और उसे हम कहते हैं गाउट। राइट, सो गाउट में भी जो मेन डिसऑर्डर है या जो प्रॉब्लम है दैट इज ऑफ आर्थराइटिस। तो गाउट में भी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होता है, और इस आर्थराइटिस का जो मुख्य कारण है वो है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जमा होता है आपके जॉइंट्स में, क्रिस्टल्स बनते हैं उसके, और उस यूरिक एसिड की वजह से पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो गाउट का ट्रीटमेंट कैसे होता है? देखो, गाउट को सबसे पहले हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू अक्यूट गाउट एंड क्रॉनिक गाउट। सो गाउट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट गाउट में एक तो हम एनसेड्स यूज़ कर सकते हैं, और उसी वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं गाउट को यहाँ पे। और एनसेड्स में जो प्रीफर्ड एनसेड है वो बता चुका हूँ मैं आपको, कौन सा है वो? इंडोमेथासिन। सो इनफैक्ट इंडोमेथासिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट गाउट। दूसरा ड्रग जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है कॉल्चिसिन। सो कॉल्चिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट ब्लॉक्स माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इनटू द जॉइंट। तो जॉइंट में जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होगा, ये ल्यूकोसाइट्स के माइग्रेशन को ब्लॉक करते हैं, जिसे हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। तो कीमोटैक्सिस को ब्लॉक करता है कॉल्चिसिन। तो ये भी अक्यूट गाउट में यूज़ हो सकता है, पर ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। कॉल्चिसिन के साथ दो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट आपने याद रखनी है। ये बोन मैरो सप्रेशन करता है, प्लस जीआईटी साइड इफेक्ट कर सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया। सो बोन मैरो सप्रेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं आपको कॉल्चिसिन के साथ। राइट, अब बात करते हैं क्रॉनिक गाउट की। सो दोस्तों यहाँ पर समझो आप, डायरिया, ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं आपको, नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया। ये बोन मैरो सप्रेशन करता है, प्लस जीआईटी साइड इफेक्ट कर सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया। सो बोन मैरो सप्रेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं आपको कॉल्चिसिन के साथ। राइट, अब बात करते हैं क्रॉनिक गाउट की। सो दोस्तों यहाँ पर समझो आप कि क्रॉनिक गाउट में, तो क्रॉनिक गाउट की बात करते हैं अब, तो क्रॉनिक गाउट में क्या करना है हमें? तो देखो यहाँ पे अक्यूट गाउट में, तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो कॉल्चिसिन क्या करेगा? ल्यूकोसाइट के माइग्रेशन को कम करेगा, तो क्या कम हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा और पेन कम हो जाएगा। राइट, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो पेन नहीं होगा। उसी प्रकार एनसेड्स यूज़ करेंगे तो वो क्या करेंगे? इन्फ्लेमेशन और पेन को कम करेंगे। मतलब अक्यूट गाउट में हमारा मकसद क्या है? इन्फ्लेमेशन को कम करना और पेन को कम करना। क्रॉनिक गाउट में हमारा मकसद क्या है भाई? इन्फ्लेमेशन और पेन कर कौन रहा है? यूरिक एसिड। तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब यूरिक एसिड कम हो गया तो इन्फ्लेमेशन पेन होगा नहीं। सो क्रॉनिक गाउट में हमारा मेन मकसद है किसको टैकल करना? यूरिक एसिड को। तो किसी भी तरह से यूरिक एसिड को बॉडी में से कम करना। तो ये कैसे कर सकते हैं? देखो, क्रॉनिक गाउट में यूरिक एसिड को हमारे बॉडी में से कम करने के लिए 3 तरीके हैं। तो हमारा एम क्या है यहाँ पे? आवर एम इज टू डिक्रीज यूरिक एसिड। क्रॉनिक गाउट में, अक्यूट गाउट में क्या एम था हमारा? पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करना। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ब्लॉक यूरिक एसिड सिंथेसिस। तो एक काम हम कर सकते हैं कि हम यूरिक एसिड के सिंथेसिस को ब्लॉक कर दें, और उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है दैट इज एलोप्यूरिनोल। तो एलोप्यूरिनोल क्या करेगा? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एलोप्यूरिनोल? इट इज एन इनिबिटर ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज xanthine ऑक्सीडेज। तो एलोप्यूरिनोल क्या करता है? xanthine ऑक्सीडेज को ब्लॉक कर देगा, जिससे यूरिक एसिड का सिंथेसिस ब्लॉक हो जाता है, और इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रॉनिक गाउट। सो क्रॉनिक गाउट में ड्रग ऑफ चॉइस एलोप्यूरिनोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन, की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है क्रॉनिक गाउट में? दैट इज एलोप्यूरिनोल। राइट, साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो एलोप्यूरिनोल का जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब रैश, एनाफाइलैक्सिस, ये सब देखने को मिल सकता है एलोप्यूरिनोल के साथ। और इसके अलावा एलोप्यूरिनोल खुद अक्यूट गाउट भी कर सकता है। तो ये ड्रग क्रॉनिक गाउट में यूज़ होता है, पर खुद अक्यूट गाउट कर सकता है, बिकॉज जब भी आपके बॉडी में यूरिक एसिड का सिंथेसिस ब्लॉक होगा तो आपका बॉडी क्या करेगा?
आपके बॉडी में जहाँ पर भी स्टोर पड़े हुए हैं यूरिक एसिड को, वो उसको मोबिलाइज करना चालू करेगा और प्लाज्मा में लेकर के जाएगा, तो एकदम से प्लाज्मा का कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, राइट। सो ये अक्यूट गाउट करवा सकता है, तो पैराडॉक्सिकल साइड इफेक्ट है। यहाँ पे एक और ड्रग है ऑक्सीप्यूरिनॉल, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ एलोप्यूरिनॉल हाइपर सेंसिटिविटी। मतलब अगर एलोप्यूरिनॉल मैं यूज़ नहीं कर सकता, उसकी जगह पे ऑक्सीप्यूरिनॉल यूज़ कर सकता हूँ। और एक तीसरा ड्रग है दैट इज फेविक्सोस्टैट। थर्ड ड्रग इज फेविक्सोस्टैट, राइट। तो पहला काम हमने किया, यूरिक एसिड के सिंथेसिस को ब्लॉक कर दिया। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज यूरिक इज फेविक्सोस्टैट, राइट। तो पहला काम हमने किया, यूरिक एसिड के सिंथेसिस को ब्लॉक कर दिया। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज ड्रग इज फेविक्सोस्टैट, राइट। तो पहला काम हमने किया, यूरिक एसिड के सिंथेसिस को ब्लॉक कर दिया। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन। तो हम यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ा सकते हैं। कैसे? बाय गिविंग ड्रग्स लाइक सुल्फिनपाइराजोन, प्रोबेनेसिड, बेंजब्रोमेरॉन। तो ये जो ड्रग्स हैं ये यूरिक एसिड को बॉडी में से बाहर भगाएंगे। तो इनको यूज़ कहाँ करते हैं हम क्रॉनिक गाउट में? वी यूज़ देम एज एड ऑन। जो ड्रग्स हैं ये यूरिक एसिड को बॉडी में से बाहर, बेंजब्रोमेरॉन। तो ये जो ड्रग्स हैं ये यूरिक एसिड को बॉडी में से बाहर भगाएंगे। तो इनको यूज़ कहाँ करते हैं हम क्रॉनिक गाउट में? वी यूज़ देम एज एड ऑन टू एलोप्यूरिनॉल। इसका मतलब क्या है समझो। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है क्रॉनिक गाउट में? एलोप्यूरिनॉल। अगर उससे राहत नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? विल ऐड दीज ड्रग्स टू एलोप्यूरिनॉल। इन ड्रग्स का जो साइड इफेक्ट है दैट इज दे कैन कॉज यूरेट स्टोन्स। तो ये बहुत सिंपल है भाई, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन को बढ़ाओगे तो यूरेट स्टोन ही तो बनाएगा, और क्या बनाएगा, राइट। तीसरा, इनका ड्रॉबैक ये है दैट दिस आर नॉट इफेक्टिव इन पेशेंट्स ऑफ रीनल फेलियर। तो ये रीनल फेलियर के पेशेंट्स में इफेक्टिव नहीं होते, राइट। और इसका एक एक्सेप्शन है, दिस आर नॉट इफेक्टिव इन रीनल फेलियर with the exception of बेंजब्रोमेरॉन। तो एक लौता ड्रग जो इफेक्टिव है वो बेंजब्रोमेरॉन है। फाइनली, तो एक काम हमने किया, यूरिक एसिड के सिंथेसिस को ब्लॉक किया। दूसरा काम हमने किया, यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ाया। तीसरा, अगर ये दोनों काम ना करें तो लास्ट में क्या कर सकता हूँ, आई कैन इंड्यूस यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म। तो अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि इंसान, हम यूरिक एसिड को मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक्सक्रीट कर सकते हैं। पर इसके मेटाबॉलिज्म के लिए हमने क्या किया है, एंजाइम्स बनाया है, जैसे कि पैग्लोटिकेस। तो पैग्लोटिकेस एक एंजाइम है जिसको दिया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पैग्लोटिकेस। तो पैग्लोटिकेस एक एंजाइम है जिसको दिया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेजिस्टेंट गाउट, राइट। रेजिस्टेंट गाउट मतलब जहाँ पे कोई भी काम ना कर रहा हो, ये भी फेल हो गए, ये भी फेल हो गए, बचा कौन? केवल यही बचा, तो इसको यूज़ करेंगे। सो पैग्लोटिकेस इट इज़ यूज्ड इन रेजिस्टेंट गाउट ओनली, राइट। तो ये एक सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है कि गाउट में कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। सो दोस्तों, रोमाटोइड आर्थराइटिस और गाउट ये दोनों रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। एनसेड्स के साथ मैं इनको डिस्कस करता हूँ क्योंकि एनसेड्स इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए।